Class 12th Political Science, Chapter 1 Cold War Era. It is the first chapter in the book Contemporary World Politics. In this video, we are doing the topic Cuban Missile Crisis. This is the introductory topic. In order to understand it, we must understand a few terms. First is bloc. A group of countries with common interest who have formed an alliance. अगर हम ऐसे सिंपल वर्ड से बात करें तो ब्लॉक्स हम बोलेंगे उन ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को जो कि एक जैसे थॉट रहते हैं और यूनाइटेड रहते हैं। वो एक साथ एक अपनी यूनियन बना के अपने आप को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है यूनिपोलैरिटी। यूनिपोलैरिटी मीन्स यूनी मीन्स सिंगल। इसकी डेफिनेशन इस तरह से है दैट इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच one state or country, only one, exercises most of the cultural, economic and military influence. सिंपल वर्ड्स में अगर हम डिफ़ाइन करें तो यूनिपोलैरिटी का मतलब है कि सिर्फ एक कंट्री है, एक इसमें पावर है जो कि पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करता है हर तरह से, चाहे वो कल्चरल हो, इकोनॉमिक हो या मिलिट्री हो। नेक्स्ट टर्म है हमारी बाइपोलैरिटी। Bi means two. It is a system in which the global influence is held between two states. As I said, bi means two, यानी कि यहाँ पर दो सुपर पावर्स हैं। और बाइपोलैरिटी का हम बेस्ट एग्जांपल देखते हैं। इट वाज बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो कि थी बाइपोलैरिटी। ये जो टर्म्स हैं ये आपके इस चैप्टर में नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, तो आपको इन दो टर्म्स को बहुत अच्छे से समझना है। यूनिपोलैरिटी मीन्स एक सुपर पावर है, एक है कंट्री जो कि पूरे कंट्री जो आसपास के कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में उन्हें डोमिनेट कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। बाइपोलैरिटी यानी कि यहाँ दो सुपर पावर्स हैं। इसके बाद हमारी टर्म आती है कैपिटलिस्ट, कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट। कैपिटलिज्म डिफ़ाइन होता है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन विच अ कंट्रीज पॉलिसीज़ आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट ओनर्स फॉर प्रॉफिट, प्राइवेट ओनर्स बाय प्रॉफिट रेदर देन बाय द स्टेट। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटल आपको पता है, कैपिटल स्टैंड्स फॉर मनी, मनी मैटर्स। इसी के साथ सेकेंड टर्म आती है सोशलिस्ट। इट एडवोकेट्स दैट द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज शुड बी ओन्ड बाय द कम्युनिटी एज अ होल। कम्युनिटी यानी कि सब लोग साथ में मिलके करें। सोशलिस्ट को आप समझने के लिए सोसाइटी को ऊपर रखिए। कैपिटल में क्या रखा था अपन ने ऊपर? कैपिटल मीन्स पैसा, मनी, और सोशलिस्ट में सोसाइटी। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का, पावर का, राइट का, ठीक है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जहाँ की मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट और ये प्राइवेट सेक्टर इसमें डोमिनेट करता है। अगर आप ये टर्म समझ लेते हैं तो आपको ये चैप्टर ही नहीं, नेक्स्ट चैप्टर समझने में भी बहुत आसानी होगी। इसके बाद हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड वॉर, जो कि हम कोल्ड वॉर डिफ़ाइन करते हैं। कोल्ड वॉर को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम अनफ्रेंडलीनेस एग्जिस्टिंग बिटवीन टू सुपर पावर्स। बुक के हिसाब से अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो है, इट रेफर टू द कंपटीशन, टेंशन, सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन दैट एग्जिस्टेड बिटवीन द टू कंट्रीज US and Soviet Union. In order to understand it, the basic concept, आप ये चीज़ समझिए कि मेनली अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इंटेंस राइवलरी होती है दो कंट्रीज़ में। इसके लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। एक ऐसा टाइम था आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जबकि बाइपोलैरिटी थी। अब आपको बाइपोलैरिटी समझ में आ गई, जब दो सुपर पावर थे, एक था USA और एक था सोवियत यूनियन, USSR, और इनके बीच जब दोनों सुपर पावर्स थे और एक तरह की इनके बीच राइवलरी यानी दुश्मनी थी,
दोनों ही द बेस्ट बनना चाहते थे। अब इस केस में जो अभी हम इंसिडेंट आगे डिस्कस करेंगे, जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का था, इट हैपेंड इन 1962। तो वो जो हम फेस देखते हैं वो रहा कोल्ड वॉर का। यस, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए इस आंसर को मेन हम 12 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे, नॉट टू राइट इन एग्जाम, जस्ट टू अंडरस्टैंड। पॉइंट 1 है बाइपोलैरिटी, बोथ वर सुपर पावर्स। पॉइंट 2 है कि दोनों ही सुपर पावर बनने के उसमें अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहे थे। पॉइंट 3 है लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकेशन का मतलब है कि हाँ, 3 जो मेन पार्ट्स हैं उनको हमें लोकेट करना है। एक तरफ है यूएस से, यूएस के सदर्न ईस्टर्न एक हम नेबर जैसे मान सकते हैं, 90 माइल्स डिस्टेंस पर है एक कंट्री क्यूबा, और दूसरी तरफ है सोवियत यूनियन। पॉइंट 4 है ये जानना कि कौन किसके साथ था। क्यूबा, जिसके की लीडर थे फिडेल कास्ट्रो, उन्होंने खुद को अलाइन किया था सोवियत यूनियन के साथ, और सोवियत यूनियन के उस वक्त प्रेसिडेंट थे निकिता क्रुश्चेव। पॉइंट 5 है कि जो क्यूबा के प्रेसिडेंट थे फिडेल कास्ट्रो, उन्होंने हेल्प मांगी थी सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट से कि उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, उन्हें हेल्प चाहिए कि कहीं यूएस उन पर अटैक नहीं कर दें। नाउ पॉइंट 6, इन ऑर्डर टू हेल्प क्यूबा टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट यूएस, सोवियत यूनियन ने अपनी SS-4 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इंस्टॉल कर दी क्यूबा पे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। पॉइंट 7, जब ये इंफॉर्मेशन यूएस को मिली तो उस वक्त वहाँ प्रेसिडेंट थे कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी। तो उनको अक्टूबर 16 को ये सारी डिटेल पता चली, और उन्होंने उसी वक्त एक मीटिंग रखी जिसको कि हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी। ग्रुप ऑफ एडवाइज़र्स एंड ऑफिशियल्स की थी, उन सबको इन्होंने बुलाया। नेक्स्ट 2 वीक्स तक इनके काम चलते रहे। इस मीटिंग में बहुत ज़्यादा पूरा डिटेल एनालिसिस होती रही कि इतने पास में क्यूबन मिसाइल्स जो न्यूक्लियर आर्म्ड हैं वो सेट हो गए, इंस्टॉल हो गए हैं, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा, इसको बहुत डिटेल से उन्होंने स्टडी किया। पॉइंट 8, इस एनालिसिस के बाद ये क्लियर हो गया दैट यूएस वाज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। ये जो चीज़ें हो रही थी, सोवियत यूनियन ने जो मिसाइल्स वहाँ पे इंस्टॉल की थी, ये उनको बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। दे वर रेडी टू टेक वन एक्शन अगेंस्ट दैट। पॉइंट 9, इससे हमें पता चलता है कि अब जो सिचुएशन थी वो और ज़्यादा वर्स होती जा रही थी, एंड बोथ वर रेडी। यूएस भी कोई ना कोई स्टेप लेने को बिल्कुल रेडी था। पॉइंट 10, अब जो डिसीजन लिया गया वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगेन फर्स्ट जो डिसीजन लिया, जो मिस्टर कैनेडी और उनकी पूरी टीम ने लिया था, वो ये था टू एस्टैब्लिश अ ब्लॉकेड और क्वारंटाइन, यानी कि जो आइलैंड था उसको पूरी तरह से प्रिवेंट कर दिया जाए। वहाँ से जो भी एंट्री थी, कोई भी उस तरफ वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, उसको एक तरह से पूरा उन्होंने घेरा बना दिया उसका। पॉइंट 11, एंड विद द सेम स्टेप नाउ वन मोर थिंग वाज देयर, जो कि इन्होंने रखा था, एक कंडीशन रखी थी, दैट वाज कि जो सोवियत यूनियन ने अपनी मिसाइल्स वहाँ पे इंस्टॉल की हैं, उन्हें अर्लीस्ट पॉसिबल वहाँ से रिमूव कर दिया जाए, क्यूबा से हटा दिया जाए। ये बहुत ही इंटेंस सिचुएशन थी, जबकि दोनों तरफ से, एक तरफ तो सोवियत यूनियन ने अपनी मिसाइल्स इंस्टॉल कर रखी हैं क्यूबा में, और दूसरी तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स ने पूरा उसकी साइड को कवर कर रखा है कि उससे कोई भी सोवियत यूनियन का कोई भी उसको सपोर्ट नहीं मिल पाए, और एक तरह से सोवियत यूनियन भी पूरा वॉर के लिए प्रिपेयर्ड था, बिल्कुल कंप्लीट उनकी प्रिपरेशन थी। बट स्टिल द पॉइंट 12, फाइनली on October 26, Khrushchev sent a message to Kennedy in which he offered to remove the Cuban missiles. But फाइनली वॉर तो हुई नहीं, कोल्ड वॉर जैसी इंटेंस सिचुएशन थी, कंटिन्यूड फॉर 13 days। और लेकिन इसके बदले में
अपनी मिसाइल्स वहाँ हटाने के बदले में उन्होंने यूएस लीडर से प्रॉमिस लिया कि वो क्यूबा को इन्वेड नहीं करेंगे, वहाँ पे अटैक नहीं करेंगे। The following day, Soviet leaders sent a letter proposing that USSR would dismantle its missiles in Cuba if means condition रखी उन्होंने, Americans removed their missiles installations in Turkey। उसके बाद टर्म्स जो थी वो एक्सेप्ट हो गई। अमेरिकन ऑफिशियल्स ऑल्सो एग्रीड, जो उन्होंने नेशनल मिसाइल्स रखी थी टर्की से। और फाइनली यूएस अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट कैनेडी personally delivered the message to the Soviet ambassador that on October 28, the crisis drew to a close, यानी कि फाइनली क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एंडेड। ये जो पूरी सिचुएशन टेंस एनवायरनमेंट प्रिवेल किया एज आई सेड 13 डेज तक 1962 में, इस पूरे फेस को हम एक टर्म यूज़ करते हैं इसके लिए, कोल्ड वॉर, यानी कि दोनों ही सुपर पावर्स में एकदम पूरी तरह से प्रिपरेशन थी, न्यूक्लियर आर्म्स रेस ऐसा लग रहा था शुरू हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी, इतना इंटेंस एनवायरनमेंट होने के बाद भी, एक्चुअल वॉर डिड नॉट टेक प्लेस, एक्चुअल वॉर नहीं हुई थी। दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस।